पांचवें चरण के रण में उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर मतदान हुआ। गोंडा जिले की 2 सीटें कैसरगंज और गोंडा में भी कल मतदान था। हालांकि जो अब तक का जो परिणाम रहा, तमाम मेहनत हुई लेकिन कोई भी फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ। ऐसे में किस तरह से मतदान रहा, हमारे साथ जनपद के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कवरेज की, जनता का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, जो कोर मतदाता है, जो फर्स्ट वोटर है, उन सब की नब्ज टटोली। उस नब्ज को टटोलने से क्या निकल कर आया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का मतदान? चूँकि कैसरगंज विधानसभा लोकसभा जो है, उसमें 5 विधानसभाएं थीं। आपने दिन भर कवरेज किया, उसके पहले भी मतदान आपने देखा, उसके पहले भी मतदान आपने लगातार 30 वर्षों से देखा है। इस बार का क्या रुझान रहा? किन मुद्दों पर यहाँ पर मतदान हुआ? देखिए, कैसरगंज संसदीय सीट की अगर बात किया जाए तो शुरुआत में तो लगता था कि स्थिति ठीक रहेगी, मतदान प्रतिशत कुछ ठीक-ठाक रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मतदान प्रतिशत तमाम कोशिशों के बावजूद ये बढ़ नहीं पाया। पिछली बार जो गोंडा और कैसरगंज संसदीय सीट का जो मतदान प्रतिशत रहा, उसी की तुलना में बहुत मामूली वृद्धि हुई। तो कुल मिला के अगर हम कैसरगंज की जो पांचों विधानसभा सीटें हैं, अगर उनमें हम बात करें तो कल क्षेत्र में मैं भी दिन भर था। खास करके जो युवा मतदाता था, उसकी जो चाहत थी, कई युवा मतदाताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि साहब, हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ पे विश्वविद्यालय होना चाहिए था, लेकिन वो विश्वविद्यालय नहीं बना। तो उनकी ये बात, उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति उठाई कि विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित होने के बावजूद दूसरे जिले में चला गया और हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो कोई भी उस पे आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने, सारे लोग मौन रहे। क्योंकि 60-65% मतदाता युवा है, ऐसे में कम मतदान होना किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से, वैसे तो शुरुआत में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह रहे हैं, वो 6 बार के सांसद हैं। 1991 में रामलहर में पहली बार जब वो सांसद बने, 1996 का जो चुनाव हुआ, जब वो टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया, वो भी निर्वाचित हुई। 1998 का केवल एक ऐसा चुनाव था जो पराजित हुए। इसके अलावा 1991 से लेकर के लगातार वो विभिन्न पार्टियों से और विभिन्न सीटों से वो सांसद निर्वाचित होते रहे, लोकसभा पहुंचते रहे। तो आज की तारीख में उनका कद इतना बढ़ चुका था कि ये लग रहा था कि इनके सामने दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा कद नहीं आ जाएगा तो तब तक इनके मुकाबले बहुत बौना साबित होगा। लेकिन लेकिन जब महिला पहलवान थे, उनके आरोपों के चलते जब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनके बेटे को जब चुनाव मैदान में उतारा, और जो समाजवादी पार्टी थी उसने एक बहुत ही पुराने नेता को चुनाव मैदान में उतारा, इससे लड़ाई धीरे धीरे टफ होती गई। और बीच बीच में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसे नारे भी उछाल दिए गए, कुछ ऐसी पोस्ट भी उछाली गई जिसमें जाति धर्म के नाम पे लोगों को गालियां दी गई। उससे भी कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित हुआ। और आज की तारीख में अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई बहुत जबरदस्त है इस सीट पर। कांटे की टक्कर देखी आपने। और चूंकि पीडीए का फार्मूला अपनाने वाली जो समाजवादी पार्टी है, उसने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा, और ब्राह्मण प्रत्याशी का कितना असर रहेगा, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कैसरगंज संसदीय सीट पर 3-4 विधानसभा तो ब्राह्मण बाहुल्य माने जाते हैं। इसमें तड़बगंज, कटरा, बयाकपुर और कर्नैलगंज आंशिक, ये ब्राह्मण बाहुल्य माने जाते हैं। कर्नैलगंज और कैसरगंज, ये इसमें यादवों की बड़ी संख्या है।
और मतदाताओं में। तो इससे और आयन चुनाव के 2 दिन पहले कुछ ऐसे पोस्ट डाल दिए गए कि जिससे धार्मिक विभाजन, जातीय विभाजन दोनों हुआ। तो इससे ये लगता है कि जो इन्होंने पिच बनाई थी, जो पिच भाजपा की तैयार थी कि एक बड़े मार्जिन से ये वोट गेन करेंगे, अच्छा पाएंगे, उसमें बहुत जो है वो अंतर आ जाएगा और दोनों में हमारे ख्याल से कांटे की टक्कर जबरदस्त चल। कांटे की टक्कर है और देवपाटन मंडल की सभी सीटों पे लगभग यही देखा गया कि कांटे की टक्कर है। ऐसे में कैसरगंज का हाल कैसा देखा? कैसरगंज की जो मतदाता है वो पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखी थी। हम लोगों ने तो कई बूथ पर गए, लगभग 15 से 20 बूथ पर कल गए। विशेषकर महिला मतदाता कुछ भी बोलने से इनकार कर रही थी। उनका मत ये भी उनके मन से नहीं भांपा जा सकता था कि आखिर उनका मत अब की बार किधर पड़ेगा। लेकिन जो दलित और या पिछड़ी जो इन लोगों के कुछ जेंट्स वोटर थे, उनका साफ तौर से कहना था कि जिसका हम लोगों ने नमक खाया है, जैसे जो मोदी और योगी की योजनाएं हैं, उसका उनको लाभ मिला और वो उन लोगों ने बीजेपी को वोट किया। वहीं जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बाहुल्य है कैसरगंज लोकसभा, वहाँ के ब्राह्मण में मतलब 80 और 20 का हुआ, जबकि ब्राह्मण हमेशा बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है। लेकिन अब की बार जब कुछ मैसेज वायरल हुए, जातीय आधार पर गालियां दी गई, ये सब, तो इसको लेकर ब्राह्मण एकत्रित होता समाजवादी के फेवर में दिखाई दिया है। न्यायालय, चुनाव आयोग और जो तमाम सारे संगठन हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार जाति धर्म पर वोट ना करने की अपील करते हैं। लेकिन जाति कहीं ना कहीं मुद्दा रहा तो किस तरीके का मुद्दा रहा? क्या आपको लगता है कि जाति मुद्दा रहा, राशन मुद्दा रहा, या अयोध्या के किनारे राम मंदिर मुद्दा रहा? देखिए, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था तब तो ये लग रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी दावा कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, और सभी यही मान रहे थे कि अब की 400 पार हो जाएगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, उसके बाद माना जा रहा था। लेकिन जब इलेक्शन धरातल पे धीरे धीरे उतरने लगा तो कई मुद्दे इन सब मुद्दों पे हावी हो गए। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त रूप से हावी हुआ। जिन योजनाओं के तहत मोदी जी ने एक सीधे सीधे कह दीजिए कि हिंदुओं को जिस तरीके से एक करने की कोशिश करी थी, उसमें सफलता भी मिली थी उनको 2014 और 19 में, वो अब की दिखाई नहीं पड़ा। और अब की पीडीए का फार्मूला, जो विपक्षी दल थे उनके पास इस हिंदुत्व के काट के लिए एक ही फार्मूला था, वो जातियों में विभाजन, जो धरातल पे दिखाई पड़ा। जैसे गोंडा की अगर हम बात करें तो श्रेया वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। कैसरगंज में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता आमने सामने थे। 26% ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय वहाँ पर निर्णायक नहीं है। ऐसे में लगातार विभूषण सिंह, जो करण भूषण सिंह, जिनको उनका टिकट कटने के बाद टिकट दिया गया करण भूषण को, वो ये कहते रहे 5 लाख से पार होगा, और दूसरा ये कह रहे थे कि विभूषण ही मुद्दा है। वो मुद्दा कितना सफल रहा? देखिए, ब्रजभूषण अगर ये कह रहे थे कि ब्रजभूषण जी खुद कह रहे थे कि मुद्दा वहां पे ब्रजभूषण है, तो ये तो एकदम सही है। वो मुद्दा जो मेरे समझ में आया कि वो इस बात को कह रहे थे कि मुद्दा मैं ही हूँ। चूंकि इतने दिन से वो सांसद यहाँ पे थे, लगातार वो क्षेत्र में उनकी उपलब्धता सबसे सरल माध्यम से, देवीपाटन मंडल में अगर देखा जाए तो सबसे सरल माध्यम से अगर कोई उपलब्ध है तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह है। कोई भी उनके यहाँ जाता था तो आराम से मिल लेता था, जो अन्य नेताओं में नहीं देखी गई, जैसे हमारे गोंडा में नहीं देखी जा रही है वो चीज। वो ब्रजभूषण की अपनी बनाई हुई पिच थी, एकदम परफेक्ट पिच थी, चाहे उनका बेटा लड़े या वो खुद लड़ते। माना यही जा रहा था कि शुरुआती दौर में ब्रजभूषण खुद यहाँ के कैंडिडेट होंगे, उनके बेटे को मिल गया तो बनी बनाई पिच उनको मिल गई। लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट आ जाने से अब की उनको जबरदस्त रूप से चुनौती मिली है। विभूषण की बनाई हुई पिच पर उनके बेटे ने कितनी बैटिंग की और कितना जातिगत फार्मूला वहाँ पर हावी हुआ? देखिए, अगर हम बात करें ब्रजभूषण की तो देखिए वो 6 बार के सांसद रहे हैं, उनके पास अनुभव था और उनके द्वारा ही कहा जा रहा था कि कर्नलगंज जो कैसरगंज की जनता है वो उनसे प्यार करती है। ठीक था, उन्होंने बयान भी दिया था कि 5 लाख वोट इस बार जो उनका जो वोटर थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनका उन्होंने नारा दिया था कि 5 लाख पार। लेकिन कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि 5 लाख का नारा अगर यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह कैंडिडेट होते
तो हो सकता था कि 5 लाख स्थिति बनती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे को करण भूषण को वहां पर प्रत्याशी बनाना और जिस तरीके से लगातार जो यौन शोषण के आरोप जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे, कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो अब जो हार जीत का जो अंतर है वो ये स्थिति नहीं होगी, जो 5 लाख की बात की जा रही है वो 5 लाख नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जब वहाँ पर प्रत्याशी को मुझे लगता है कि एक 15 और 20 दिन के अंदर में वहाँ पर फाइनल किया गया, तो कहीं ना कहीं लेट समाजवादी प्रत्याशी ने या जो इंडिया गठबंधन ने वहाँ पर प्रत्याशी दिया वो काफ़ी लेट किया। इसकी वजह से भी थोड़ा वहाँ पर अब जो वहाँ पर तमाम ऐसे प्रत्याशियों के द्वारा भी वहाँ पर वीडियो वायरल किए गए, जातिवाद वहाँ फैलाने का काम किया गया। हालांकि बाद में उसने जिला प्रशासन ने जांच की, कार्रवाई हुई, लेकिन उसका असर देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत बड़ा चुनाव होता है। 5-5 विधानसभाएं होती हैं, किसी एक विधानसभा से हार और जीत का फैक्टर नहीं तय होता है। तो ऐसे किसका में किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है इन सब समीकरणों, इन सब माहौल के बीच? देखिए टक्कर थी, ये तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता इस बात से। टक्कर वहाँ पर थी क्योंकि तमाम लोगों की नाराज़गी भी थी, जो वो समझ रहे थे कि भाई मेरी उपेक्षा हुई है, तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं नाराज़गी थी। लोगों ने मतदान विपक्ष में भी किया है, लेकिन अंततोगत्वा जीत वहाँ से जो मुझे लगता है मेरी विचार से बीजेपी ही वहाँ से जीतेगी। कम शब्दों में कहा जाए अगर तो क्या कहेंगे कि पलड़ा किसका भारी? देखिए निश्चित रूप से एक शब्द में, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ, तो जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह से बेहतर देवीपाटन मंडल में किसी का नहीं हो सकता। और तमाम विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में उनकी जो दक्षता है, जो उनकी विशेषज्ञता है, मुझे लगता है कि इस बार भी वो काम आएगी। और मतों का अंतर भले ही कम हो, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की ही होगी। इलेक्शन मैनेजमेंट और जातिगत समीकरण, उसमें किसके ऊपर दारोमदार होगा? कैसा देखते हैं, किसका पलड़ा भारी? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा, ये चुनाव मेरे ख्याल से उसका अपर हैंड है। और मतदाताओं का जो टोटली झुकाव वो भाजपा के लिए है, लेकिन इस बार ब्रजभूषण सिंह को बहुत भारी चुनौती मिली है। वो भारी चुनौती है, जातिगत समीकरण है और भी तमाम सारी चीजें हैं। कैसा रहा अब दिन भर का कवरेज? अभी भी आप मोबाइल में लगे हैं, क्या क्या देखते हैं कैसरगंज का चुनाव? चुनाव ठीक-ठाक है, लेकिन जो योजनाओं का जिनको लाभ मिला है, वो कहीं न कहीं मोदी और योगी को देखते हैं, ना कि प्रत्याशी को देखते हैं। और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो थोड़ा लेट आए, लेट लतीफ़ आए, तो कई जगहों पर वो पहुँच ही नहीं पाए, क्षेत्र बड़ा होने के नाते। और सांसद जी का चलना, उठना-बैठना, लोगों में प्रेम, तो ये कहीं न कहीं हावी है। और युवा जो प्रत्याशी बनाए करण भूषण शरण सिंह, वो युवाओं से कनेक्टिविटी उनकी अच्छी है, तो इसलिए माना जा रहा है कि करण भूषण शरण सिंह की जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के कैसरगंज से, वो निकल सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी तीनों प्रत्याशी एकदम नए थे कैसरगंज के लिए। हालांकि लोगों का ये कहना है कि करण भूषण लगातार क्षेत्र में बने रहे और भगत राम मिश्रा पुराने नेता हैं, उनके परिवार में भी तमाम लोगों ने राजनीति की है। लेकिन कैसरगंज का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये 4 जून को ही तय किया जा सकेगा। देवेंद्र त्रिपाठी, न्यूज़ 18, कैसरगंज।